एवरीवन, आज इंडियन भाई आप बंद कर दो तो जरा बंद कर दो, आप बंद करो। आप ऐसे थोड़ा ही होता है यार कि 3 बार कर रहे हो कि रुक जाइए, ऐसे थोड़ा ही होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के क्लास में आज पढ़ेंगे हम जुडिशियरी, न्यायपालिका। लिखिएगा आप, ईयरफोन लगाइए। आई एम रिक्वेस्टिंग, ईयरफोन लगाइए। पेन तो रेडी होगा ही आपके पास। लिखिए, न्यायपालिका, जुडिशियरी पर बात करने जा रहे हम। फर्स्ट डे हमने बात किया व्यवस्थापिका, विधायिका या लेजिस्लेचर जो देश के लिए कानून बनाती है, एमपी, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी। दूसरे दिन मैंने बात किया एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका या सरकार, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात हुई। और आज बात करने जा रहे न्यायपालिका, जुडिशियरी। लिख दिया होगा आपने। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं आप लिखिएगा मेरे साथ, न्यायपालिका, जुडिशियरी, न्यायपालिका, जुडिशियरी। और इस न्यायपालिका में आप 4 पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद आप कुछ नहीं लिखिएगा, हमें कुछ देर समझाना है। फिर मैं तो लिखवा भी देता हूं, और लोग भी लिखवाते हैं, मैं भी लिखवाता हूं। ये न्यायपालिका में कौन लोग आते हैं? सबसे पहली बात, न्यायपालिका में आते हैं जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज। और कौन आते हैं? रजिस्ट्रार। और कौन आते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज, सिविल कोर्ट के सारे जज, ऑफिसर्स और कर्मचारी। इनको कहते हैं जुडिशियरी के अंतर्गत। याद रहे, एडवोकेट जुडिशियरी का पार्ट नहीं है। एडवोकेट, वकील जो बहस करते हैं, खुद मैं एक वकील हूं, वो जुडिशियरी के पार्ट नहीं माने जाते। अब जरा हम इंडिया की पूरी जुडिशियरी को 10 मिनट में आपको समझा देते हैं। फिर हम आर्टिकल वाइज एक एक करके सुप्रीम कोर्ट पर बात करेंगे। मैं अभी इंडिया के पूरे कोर्ट को 10 मिनट में समझाने जा रहा हूं, जो आपको लिखना नहीं है। और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में आऊंगा और एक एक आर्टिकल लिखवाते समझाते बात करूंगा। आप ध्यान से समझिएगा, कुछ लिखना नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है। कोर्ट को मैं शुरू से अंत तक समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है सिविल कोर्ट। आप जब लॉ का एग्जाम दे लेंगे, लॉ पास कर गए आप, मान लीजिए आप विधि स्नातक हैं, लॉ ग्रेजुएट, तो लॉ पास करने के बाद आप क्या कराते हैं? वकालत का रजिस्ट्रेशन। इसी को कहते हैं लाइसेंस। लाइसेंस देना यानी एडवोकेट होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आप,
तो आपको एक नंबर मिलता है जो देता है कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको यह नंबर कौन देता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक संगठन है वकीलों का। बार मीन्स बैरिस्टर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार मीन्स बैरिस्टर। मैं आपको अभी बतलाने जा रहा हूं कि किसको एडवोकेट कहते हैं, किसको लॉयर कहते हैं और किसको बैरिस्टर कहते हैं, ये मैं बात करूंगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ ग्रेजुएट को एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करने का, वकालत करने का लाइसेंस देती है, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए, मतलब आपको लाइसेंस मिल गया कि आप एडवोकेट हैं। कोई बोलेगा हाँ मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद एक होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम होता है और उसको पास कर गए तो वही लोग हैं जो वकालतनामा पर साइन करेंगे। वकालतनामा किसको कहते हैं? इसका अंग्रेजी भी यही होता है। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों, वकालतनामा मतलब ऐसे समझिए, आपके हम एडवोकेट हैं तो आप इस पर साइन करके, इसमें फॉर्मेट है, लिखेंगे कि मैं अपने केस के लिए इनको एडवोकेट के रूप में मेरी ओर से बहस करने का अधिकार देता हूं। और यहां पर आपका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर किसका? आरोपी। आरोपी का। अपराधी नहीं कहिएगा, इन शब्दों को जरा समझना। जब तक आरोप है तब तक आप एक्यूज्ड हैं। अंग्रेजी वाले बच्चों, जब तक आरोप है, जब तक सिद्ध नहीं हुआ, तब तक आप क्या कहे जाएंगे? आरोपी। इसलिए एडवोकेट कोर्ट में कभी भी क्रिमिनल वर्ड यूज नहीं करते। ये वर्ड एडवोकेट यूज नहीं करते क्योंकि जब तक बहस चल रही है तब तक क्या है? एक्यूज्ड के बारे में। और जब सिद्ध हो गया, जज साहब ने जजमेंट दे दिया, तब क्या कहलाएंगे आप? अपराधी। उसके बाद तो बहस ही बंद हो गई। आप एक्यूज्ड ने हमको एडवोकेट बनाया तो वकालतनामा एक पेपर है जिस पर आप केवल साइन करते हैं। अगर आप जेल में हैं तो जेल से साइन करके आप भेजते हैं कि मेरे एडवोकेट केएन शर्मा। और वकालतनामा पर साइन वही एडवोकेट करता है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। सारे एडवोकेट नहीं करते। मैं भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं। एनीवे, आगे देखिए आप। अब आप एडवोकेट हैं, ठीक है, एडवोकेट पर अभी मैं बात नहीं कर रहा ज्यादा। आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं लॉ करने के बाद, तो सबसे पहले कौन सा एग्जाम देंगे आप? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। यार को कौन सा एग्जाम देंगे आप? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हिंदी वालों दुखी मत होना, मुझे हिंदी हमारी मातृभाषा है। न्यायिक दंडाधिकारी। न्यायिक दंडाधिकारी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एग्जाम देंगे लॉ ग्रेजुएट। स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और कहां बनेंगे? सिविल कोर्ट में आप बन जाएंगे। इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिविल जज। सिविल जज बन गए आप। कहां बन गए सिविल जज? सिविल कोर्ट में। अब ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, एक कहलाते हैं मुंसिफ मैजिस्ट्रेट। मुंसिफ मैजिस्ट्रेट। और दूसरा कहलाते हैं, एक कहलाते हैं मुंसिफ मैजिस्ट्रेट और दूसरा कहलाते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये दोनों एक ही आदमी है। अगर
अगर क्रिमिनल मैटर देख रहा है, क्या देख रहा है, आपराधिक मुकदमा देख रहा, तो उसी व्यक्ति का नाम क्या होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और सिविल मैटर देख रहा, जमीन वगैरह का मामला, तो क्या नाम होगा, मुंसिफ मैजिस्ट्रेट। खैर, आप सिविल जज बन गए, इसके अंतर्गत आप इन्हीं दोनों में से रहेंगे। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, आप क्या बन गए हैं, मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट कौन बनेगा, जो लॉ ग्रेजुएट है वो एग्जाम देगा। आपके पेरेंट्स ने कहा थोड़ा और बड़ा बनो, और बड़ा, तो और बड़ा बनने के लिए अब कौन सा एग्जाम देंगे आप, इससे बड़ा पद है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। सबसे पहले कौन सा एग्जाम दे सकते हैं आप दे सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एग्जाम। और बड़ा एग्जाम देना है, तो ये एग्जाम इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। लेकिन इसमें कंडीशन है, सारे लॉ ग्रेजुएट ये एग्जाम नहीं देते। इसके लिए क्या कंडीशन है, आपको क्या होना होगा, 7 वर्ष तक एडवोकेट, आपको कम से कम 7 साल तक लाइसेंस लेकर के प्रैक्टिशनर होना होगा। आप कोर्ट जाएं या नहीं उससे मतलब नहीं है, लाइसेंस मिल गया, उसके 7 इयर्स के बाद ये फॉर्म भरेंगे आप, या तो आप 7 वर्ष तक एडवोकेट रहिए, कहां, हाई कोर्ट में आप 7 इयर्स तक एडवोकेट रहेंगे, और आपकी उम्र 45 से नीचे, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। 7 साल तक एडवोकेट होना मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप 25 साल में भी लॉ ग्रेजुएट हुए तो आप ये एग्जाम कितने साल में देंगे, 32 साल में। अगर आप 22 साल में भी लॉ ग्रेजुएट हो गए तो आप ये एग्जाम कितने साल में देंगे, 29 साल में। 7 साल वकालत करने के बाद ये एग्जाम दिया जाता है, आपने दिया, आप पास कर गए। अब जब पास कर गए आप तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बने, और फिर आप क्या बन गए, डिस्ट्रिक्ट जज। डीजे, ये डीजे बाजा वाला नहीं, ये बाजा वाला डीजे नहीं जिस पे आप डांस करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम होता है। एकदम क्लियर रहिए, पॉलिटी इतना क्लियर है जितना, क्या बोलूं मैं, वाटर। एडीजे का परीक्षा होता है, परीक्षा पास कर गए, ट्रेनिंग लिया, उसके बाद क्या, प्रमोशन, डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, लेकिन आपको और बड़ा जज बनना है। ये क्या है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जज होना चाहते हैं आप, ये मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं, मैं एक एक पर आर्टिकल वाइज बात करूंगा, एक एक आर्टिकल लिखवाऊंगा। अभी जरा मैं एक रफ आइडिया दे रहा। हाई कोर्ट में जज होना है आपको, आपके पापा जी ने कहा कि तुम हाई कोर्ट में ही जज होना, तो पहली बात, हाई कोर्ट में जज होने के लिए क्या होना होगा, 10 वर्ष तक एडवोकेट। हाई कोर्ट में जज होने के लिए आपको 10 साल तक वकील होना कम से कम जरूरी है। 10 साल तक होते तो 20 साल तक हैं, या अथवा क्या, 10 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट जज। बात समझे, डीजे बाजा वाला नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज। क्या होंगे आप, भाई लिखना नहीं आता, रुस्तम राजपूत लिखना नहीं आता, मेरी कमी है। अब गुलाब के प्लांट में तो कांटे भी होते हैं, अब आप कांटा देखते हो कि गुलाब, ये तो आप ही पर है। हाई कोर्ट में जज होने के लिए क्या चाहिए, 10 वर्ष तक या तो एडवोकेट रहेंगे आप, या 10 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन हाई कोर्ट जज का एग्जाम नहीं होता,
तो आपका नाम कौन भेजेगा? आपका नाम कौन लिख करके भेजेगा, जिसको रिकमेंड करना कहते हैं? जैसे मान लो ये पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट में 43 जजेज की सीट है 43 की। हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा तो हाई कोर्ट पे बात करूंगा। इस हाई कोर्ट के 4 सीनियर जज, पटना हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और 3 उनसे ठीक नीचे, सीनियर लेकिन इनसे नीचे 4 जज आपका नाम या आपका नाम भेजेंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट में जज के पास। सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या अभी इतनी है, मैं सुप्रीम कोर्ट पर ही आज डिटेल बात करूंगा, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में भी 5 के पास, हाई कोर्ट के जजेज में से 4 सीनियर जज ने आपका नाम, मान लो 4 जज की जरूरत है तो उन्होंने 2 इसमें से भेजा और 2 इसमें से इन्होंने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, इनके पास। और अगर इन्होंने भी ओके कर दिया तो अब इन्होंने भेज दिया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति खुद से कुछ नहीं करेंगे, वो भेजेंगे केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार में लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हां बोलेंगे तो राष्ट्रपति भी हां बोलेंगे। यानी कि हाई कोर्ट में जज होने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। फिर से सुन लीजिए, सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट होने के लिए एग्जाम होता है, एडीजे का एग्जाम होता है, लेकिन हाई कोर्ट में जज होने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए या 10 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज। और आपका नाम कौन भेजेगा? उस हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 और 4 इनके पास। इनको जानते हैं क्या कहते हैं? कोलेजियम। कोलेजियम मतलब यहां हुआ ग्रुप ऑफ सीनियर जजेज, ग्रुप ऑफ सीनियर जजेज। आपका नाम इन्होंने भेजा इनके पास, इन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सहमति से हां किया तो कहा जाएगा कि जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। ये मैं लिखवाऊंगा, आप सुनते रहिए। तो हाई कोर्ट में जज ऐसे बनते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल वही योग्यता, 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए या 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए क्या करना होगा? या तो 10 साल तक एडवोकेट, मैं लिखवा दूंगा, आप सुनते रहिए, मैं तुरंत आर्टिकल में आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए 10 साल तक एडवोकेट या 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज। तो आपका नाम कौन भेजेगा? ये सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम इनके पास। मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट में जज होने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। रिकमेंडेशन होता है, अनुशंसा होती है, सिफारिश होता है। जो कौन भेजता है? हाई कोर्ट में होने के लिए ये भेजेंगे, फिर ये ओके करेंगे, फिर ये करेंगे, अंतिम मुहर। और सुप्रीम कोर्ट में होने के लिए ये भेजेंगे इनके पास। अब यहां के बाद हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाने जा रहे। मुस्कुराइए और लिख दीजिए आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। हां सुरेश कुमार, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, हम आवाज आपकी उठाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीतियों के खिलाफ आवाज उठ रहा है कि सब कुछ खुला है तो कोचिंग क्यों बंद? मैं उस मूवमेंट में हूं, काम चल रहा है। मेरे स्टूडेंट, आप
हमारी ताकत हैं, आप हमारे मुस्कुराने की वजह हैं, आप हमारी समृद्धि की वजह है। यू आर द सोर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। आपको अगर मैं समझा नहीं पाया तो मैं टीचर कैसे। अब आप पढ़ने जा रहे नोट्स की तरह, हेडिंग दीजिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। आज केवल आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे क्योंकि उसमें आर्टिकल है, और देखते जाइए। सुप्रीम कोर्ट आरंभ कर रहे तो सबसे पहले यह बात कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन कब आया, कब बना सुप्रीम कोर्ट। 1773 लिखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रोविजन आया, देश गुलाम था, 1773 की बात है, कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। इसलिए पहला क्वेश्चन कि इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना, मुस्कुराइए और लिखिए। 1774 सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप एट कलकत्ता। चक्रवर्ती मैथमेटिक्स ऐप के जिंदा दिल बच्चों, क्रांतिकारियों, लिखिए आप। 1774 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में, और जज कौन थे, एक नाम है, वो भी आता है एग्जाम में, ELIJAH, इम्पे। हिंदी चाहिए, मातृभाषा जिंदाबाद। एलियाज इम्पे। और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? एलियाज इम्पे, सबसे पहले कलकत्ता में। आगे आज सुप्रीम कोर्ट समझ में ना आए तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, लेकिन 1 बजे डिसाइड करना। अब फिर लिखना, 1937 में बना फेडरल कोर्ट, नाम बदल रहा है, और ये कब तक रहा? 1950 तक संघीय न्यायालय, नाम बदल रहा है। 1937 में कोर्ट का नाम क्या पड़ गया? संघीय न्यायालय। 50 तक, कितना तक? और 28 जनवरी 1950 से ये नाम हो गया जो है। रिपब्लिक डे के 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कार्य करना आरंभ किया। मेरी बात एक बार फिर से समझ लीजिए आप तेजी से। 1774 सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में चलते रहा, भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा ये प्रोविजन, 1937 में नाम क्या हो गया? फेडरल कोर्ट। तब से लेकर 1950 तक नाम रहा फेडरल कोर्ट। और रिपब्लिक डे के 2 दिन के बाद 28 जनवरी से नाम हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब भारत के संविधान में आते हैं। भारत के संविधान में क्या लिखिएगा? संविधान का भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है भाग 5। भाग कहते हैं इसको, और इसको अनुच्छेद कहते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा भाग कैसे है? सबसे बड़ा भाग कैसे है? मैं इसको जरा, इसका पोस्टमार्टम मैं कर देता हूं आपके सामने।
ये लिख लिए होंगे आप। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कितने से कितने आर्टिकल तक बात है? 124 147। अब जरा पूरे मैं भाग की एक आउटलाइनिंग खींच रहा हूं, देखिएगा बच्चों। ये भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। आप कहेंगे कि और भाग ये लिखिएगा नहीं। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 है, अभी मैंने बात नहीं किया है। भाग 2 में 5 से 11 है नागरिकता। भाग 3 बहुत बड़ा पार्ट पढ़ाएंगे कभी, फंडामेंटल राइट। भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 36 से 51 और भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटी। ये 1 2 3 4A आज हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये नहीं आप लिखिए, अभी आप लिखो नहीं। भाग 1 में ये अनुच्छेद, भाग 2 में ये 5 से 11, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में ये, भाग 4A। लेकिन हमारा आज कंसंट्रेशन कहां है? हमारा आज कंसंट्रेशन है भाग 5 में। और भाग 5 का मैं जरा पोस्टमार्टम कर देता हूं अच्छे से कि भाग 5 में है क्या। बहुत मजेदार है, आप समझना। भाग 5 में सबसे पहले है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसी को आप बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हो? सरकार। कितना से कितना आर्टिकल तक है? 52 से 78 तक। कैसे कैसे? 52 से 62 तक पढ़ाएंगे हम आगे राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से एक एक आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा। 52 से 62 तक एक एक आर्टिकल। और सरस्वती की कृपा है और आपके मुस्कुराहटों का योगदान है, ये पूरा आर्टिकल याद है मुझे। टाइम के हिसाब से आपको समझ में आएगा। आप हमसे ज्यादा जानकार होंगे, असीम क्षमता है, कुछ भी बन सकते हैं आप। ये मत मानो कि मैं ज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं। आपकी 1000 टाइम्स ज्यादा हमसे एनर्जी है आपकी। कुछ भी बन सकते हैं। अपने को कमजोर मानने से बड़ा पाप नहीं। कह दो अपने आप को कि पहली बार में वनडे एग्जाम निकाल लूंगा और दूसरी बार में आईएएस निकालूंगा। सबसे ज्यादा कर सकते हैं आप। अपने को कमजोर मानना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए ये आर्टिकल पूरा याद हो जाएगा। हमको तो है ही, आपको भी करवा लूंगा, देख लेना। 52 से 62 तक राष्ट्रपति, 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति। ये ट्रेलर है आगे का। और आर्टिकल 71 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मुकदमा कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 71 क्या लिखता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का जो केस होगा, मान लो आपको केस करना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुई है, तो केस कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 71 में। हम पढ़ाएंगे आगे। 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति का राइट टू पार्डन, क्षमादान, फांसी की सजा पर बात होगी। बहुत मजेदार है पॉलिटी, सुन लीजिए। किताब ना पढ़ना पड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। 72 तक आया क्षमादान। 73, 74, 75 में आ जाएगा केंद्र सरकार। कल बात किया था हमने। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सारे मंत्री इसमें आएंगे 75 में। 52 से 78 तक बोला है। 75 में कौन आएगा? प्रधानमंत्री, बाकी मंत्री। अच्छा जी, 76 में कौन आएगा? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। उस पर मैं आज बात भी करूंगा। ये गवर्नमेंट का एडवोकेट है, तो आज तो जुडिशरी पर ही बात है। 76 में महान्यायवादी। 77 में क्या आएगा कि केंद्र सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जितने भी प्रश्न का उत्तर आपको मन करता है, प्रधानमंत्री आंख बंद करके लगा देना राष्ट्रपति। जैसे गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? करते तो प्रधानमंत्री है, उत्तर होगा राष्ट्रपति।
जज साहब कौन बनाते हैं? बनाते तो कोलेजियम है, उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से 77 में लिखा हुआ है, मैं भी लिखवाऊंगा। और 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा सरकार के काम का। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? सरकार किसको कहते हैं? एकदम क्लियर, इतना क्लियर कि आप अपने छोटे भाई को पढ़ा सकते हो। एग्जीक्यूटिव का मतलब आर्टिकल 52 से 78 तक सारे प्रोविजन, इसमें 4 ग्रुप है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इसलिए एक सवाल आता है, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है? हु इज हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? राष्ट्रपति। सरकार में कितने लोग हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अच्छा, क्या मैंने आपको बोला 52 से 78 तक हो गई कार्यपालिका, और कल जो पढ़ाए थे व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, ये कहां से कहां तक आएगा? 79 से 122 तक। आर्टिकल 79 से 122 तक आएगा। 3 आर्टिकल हमने भी पढ़ाया था, याद कीजिए कि 79 में लिखा हुआ है कि भारत में एक पार्लियामेंट होगी, संसद होगी, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 80 में लिखा हुआ है राज्यसभा के बारे में, और 81 में लोकसभा के बारे में, और सारी बातें पढ़ाएंगे राष्ट्रपति में हम। ऐसा मत समझिएगा पार्लियामेंट खत्म हो गया, लेकिन पार्लियामेंट की सारी बातें कितने आर्टिकल में कैद है? 79 से 122। फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें बोल दे रहा हूं, लिखना नहीं है। 79 में हम पढ़ाए थे कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। ये राज्यसभा, ये लोकसभा, और कुछ और बातें इसमें बता दें, हम इसमें आगे पढ़ाएंगे। 108 में संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग। 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया। 110 आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 111 में कहां बिल को रोका जाएगा। 112 आर्टिकल में यूनियन बजट। हम क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में क्या क्या पढ़ाओगे आप 79 से 122 आर्टिकल के बीच? 108 में संयुक्त अधिवेशन, डिटेल होगा। 109 में मनी बिल पेश कैसे होता है। 110 में मनी धन विधेयक की परिभाषा। 111 में राष्ट्रपति कैसे रोकेगा। 112 में यूनियन बजट, जिसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बजट शब्द संविधान में नहीं है। बजट बोलचाल का नाम है, रोड पर का नाम है। सही नाम क्या है पढ़ेंगे आप? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लिखवाएंगे। 114 में आएगा विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। 116 में आएगा लेखानुदान, वोट्स ऑन अकाउंट। 117 में आएगा फाइनेंस बिल। लेकिन सारा बिल पार्लियामेंट में कितने से कितने के बीच कैद है? 79 से 122 के बीच। इस तरह से हम बात करेंगे पार्लियामेंट की आगे, कितने से कितने आर्टिकल के बीच? 79 से 122 के बीच। और 123 में एक नया चीज आता है जिसको कहते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा इन शॉर्ट। 123 में आता है ऑर्डिनेंस। और हमको जो आज पढ़ाना है सुप्रीम कोर्ट, वो कहां से कहां तक आ गया? 124 से लेकर 147 तक। भाग 5 लिख रहा हूं, कैसे बढ़ा पूरा इंडियन पॉलिटी का हार्ट, हृदय
सेंट्रल पॉइंट भाग 5 में पूरा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, ये पूरा पार्लियामेंट, पूरा बिल, पूरा प्रोसेस, ये अध्यादेश, क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर होता है अध्यादेश, और ये सुप्रीम कोर्ट, अब 3 आर्टिकल बच गया, और तो ये हो गया सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बात करेंगे, एक एक बात करेंगे आपसे। अभी तो ट्रेलर है, ट्रेलर कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा ये तो भाग 5 सबसे बड़ा है मैंने बोला था, लेकिन मैं आज कहां पर हूं? ये कौन है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बात करेंगे इन पर। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाग 5 में कौन कौन है, कहना कौन नहीं है, पूरा भाग 5 है ये, और फिर भाग 6 जब पढ़ेंगे ना तो पूरा स्टेट वाले आ जाएंगे। कहां से कहां तक? 152 से 237 में पूरा स्टेट आ जाएगा, ये पूरा केंद्र आ गया। पूरा केंद्र कितने आर्टिकल में कैद है? 100 आर्टिकल में। पूरा राज्य कितने आर्टिकल में कैद है? 86 आर्टिकल में। और आप लोगों का विश्वास और सरस्वती का आशीर्वाद, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद, क्योंकि हम लोग जहां भी रहते हैं वहां सफलता है, और आपकी सफलता से जब आपके पेरेंट्स हमें आशीर्वाद देते हैं तो सारी चीजें हमें याद हो जाती है। बस आज हमने क्या बोला? भाग 5 में 100 आर्टिकल है, और ये कैसे खंड में बटा हुआ है? कार्यपालिका जो हम कल पढ़ाए थे, परसों जो पढ़ाए थे पार्लियामेंट, और आज पढ़ाने हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कहां से कहां तक हम जा रहे हैं पढ़ाने? 124 से लेकर 147। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरूर। और अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 पर हम बात करने जा रहे हैं। अब आर्टिकल वाइज बड़े आराम से हम लोग बढ़ेंगे। लिखिएगा 124, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी आर्टिकल की जिम्मेवारी हमारी। अब देखिए मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, अनुच्छेद 124 का 1, इसमें 7 पॉइंट होगा, और 7 पॉइंट में सारे आंसर आपके पास। क्या? देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायाधीश, एक भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये है अंग्रेजी वालों CJI, और ये है अदर जजेज। दिल थाम के सुनिए और लिखते रहिए, और मैं केएन शर्मा का हर सेंटेंस एग्जाम का सवाल है। प्रचंड झरोखा में मैं आऊंगा बहुत जल्दी, और याद रखना मैं जब आऊंगा तो 3 आवर्स के लिए आऊंगा क्वेश्चन लेकर के। मेरा 100 क्वेश्चंस, चक्रवर्ती सर से आज हमने बात किया है, हम 100 क्वेश्चंस लेकर आएंगे और पूरे 3 घंटे हम ही रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि 100 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में 3 घंटे तो शॉर्ट में लगेंगे, हमें लगते तो और ज्यादा। क्या है लिखा हुआ 124 के 1 में कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य, रुकिए दिल थाम के, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड 7 अदर जजेज। इसका मतलब ये हुआ कि
1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? 1 + 7। देखिए मैं पूरा एकदम पहुंचा देता हूं 2020 तक कैसे कैसे बढ़ गए। अरे असीम संभावना है आप में, अपने को आईएएस मानो, जब सोचोगे तो बढ़ोगे आगे। देखो कैसे बढ़ रहा। 1950 में कितने जज थे? एक थे मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। 1956 में बढ़ गए 10। 1960 में बढ़ गए 13। 78 में बढ़ गए 17। 86 में बढ़ गए 25। आपका मन कह रहा है 33 तक जल्दी लाइए, 33 तक ला रहे हैं। हैव पेशेंस। 1986 के बाद 2019 में थे 30। और आप में से बहुत ही जान रहे हैं कि यहीं तक था। यहीं तक नहीं था, यह है प्रेजेंट करेंट पोजीशन। आज सुप्रीम कोर्ट में जज की कितनी संख्या है? टोटल 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। कब कब कौन बढ़ा? 1900। मुख्य न्यायाधीश तो हमेशा एक ही रहे, अन्य न्यायाधीश कैसे कैसे बढ़ गए। 1950 में 7 थे जो आर्टिकल में है। ये संख्या कौन बढ़ाता है? जजेज। जजेज की संख्या कौन बढ़ाता है? पार्लियामेंट, संसद। तो 1950 में 7 जज, 56 में 10 हुए, 60 में 13, 78 में 17, 86 में 25 और 2019 में 30 और 2020 में 33। अन्य न्यायाधीश 33 और एक चीफ जस्टिस। ये आर्टिकल 124 का एक हुआ। मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहो आप। 124 का एक हमने लिख दिया कि अब 124 का 2। आप 124 का 2 में जरा एक बात ध्यान से समझना। क्या सर्वोच्च न्यायालय के, अंग्रेजी वाले वेट कीजिए, प्रत्येक न्यायाधीश की के बाद नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, ध्यान से समझना, प्रत्येक न्यायाधीश, एवरी जज, प्रत्येक न्यायाधीश की अंग्रेजी आप जानते हैं एवरी जज। प्रत्येक में क्या हो गया? चीफ जस्टिस भी इसमें आ गए और बाकी भी चीफ जस्टिस के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। बहुत क्लियर होता है पॉलिटी, आप एकदम सुनते रहो। प्रत्येक न्यायाधीश लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? आज 1 + 33 सारे के सारे जज, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश भी और अन्य न्यायाधीश भी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नियुक्ति कौन करता है इनका? राष्ट्रपति। रिटायरमेंट एज 65 ईयर, जल्दी लिखिए आप। रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। 2 सवाल बना। जज साहब की नियुक्ति कौन? जज, सभी जज, चीफ जस्टिस भी, अन्य जज भी, और सभी का रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। चीफ जस्टिस का भी, अदर जजेस का। 124 का 2 हुआ। 124 का तीसरा के लिए 124 का तीसरा योग्यता, क्वालिफिकेशंस लिखना आप। योग्यता क्या होगी उनकी? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 10 वर्ष तक
एडवोकेट हाई कोर्ट में, अथवा 5 वर्ष तक जज हाई कोर्ट में। जल्दी लिखो, सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए क्या योग्यता चाहिए? कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाई कोर्ट में एडवोकेट होगा कि सुप्रीम कोर्ट में। जरा इधर देखिए, मैं अगर आपको बोलूं कि आप एसएससी का एग्जाम दीजिए तो आपकी योग्यता होनी चाहिए कम से कम बीए। अब आप हमसे पूछ रहे हैं एमए होगा कि नहीं? कम से कम हाई कोर्ट में जज, कम से कम ये जज एडवोकेट कहां होगा? हाई कोर्ट में। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, जैसे आप एमए भी हो सकते हैं, तब भी आप एग्जाम देंगे। लेकिन आप जो एग्जाम देते हो वनडे एग्जाम या आईएएस का एग्जाम, उसकी कम से कम योग्यता क्या होती है? कम से कम क्या होती है? जो ग्रेजुएट। तो कम से कम योग्यता क्या है हाई कोर्ट में एडवोकेट? आप एमए भी हो सकते हैं इधर, तो उधर सुप्रीम कोर्ट में भी आप एडवोकेट हो सकते हैं। लेकिन संविधान क्या लिखता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन, द जज ऑफ ही शैल बी working as an advocate at least for 10 years in any high court of India। कम से कम हाई कोर्ट में एडवोकेट, या 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में। 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, नेक्स्ट डे में बात करूंगा हाई कोर्ट पर, होना चाहिए ये क्वालिफिकेशन। अथवा या एक और है, और अथवा राष्ट्रपति के विचार में कानून का महान जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति के विचार में सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए क्या योग्यता? ही शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, मिनिमम 10 साल तक एडवोकेट रहे हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी रहेगा तो चलेगा, या 5 साल तक जज रहे किसी हाई कोर्ट में, अथवा राष्ट्रपति के विचार में कानून का एक्सपर्ट हो। ये तीसरा पॉइंट अभी लिखा है आपने। 124 का 1 लिख लिया, 2 लिख लिया आपने, 3 लिख लिया, और अब 124 का 4, रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हटाया जाना। कैसे हटेंगे? जज साहब को हटाते कैसे हैं? जज साहब को रिमूव कैसे किया जाता है? रिमूवल ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 1 मिनट। संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं समझाता हूं। ये हमने अंतिम लाइन बोला है, इसके पहले बहुत बात है। जज साहब को कैसे हटाते हैं? चीफ जस्टिस हो या अन्य जज हो, एक ही तरह से सारी बातें सभी के लिए, एवरी जज के लिए। कैसे हटेंगे? लोकसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग करके 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 बहुमत से, और दोनों हाउस से जब पास हो जाएगा तब राष्ट्रपति के सिग्नेचर से। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जज को कैसे हटाते हैं संसद द्वारा, मान लो ये भी आ जाए,
तो क्या उत्तर होगा? कैसे हटाते हैं? फालतू सवालों का सिलसिला जारी है। आपका कितना साल एडवोकेट हुआ? एक बात सुन लीजिए, पूरे एग्जाम में पढ़ने वाली चीजें इतनी है, इतनी है, और ना पढ़ने वाली इतनी है। आप कंसंट्रेट करो, और मैं बड़ी कंसंट्रेट करके पढ़ाता हूं, मैं अनावश्यक बात नहीं। आप कुछ भी बोलो चलेगा, कौन हटाएगा? अगर ये दोनों भी ऑप्शन आ जाए तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। लेकिन मेन बात क्या है, पार्लियामेंट से ही वो जैसे ही पास होता है राष्ट्रपति सिग्नेचर कर ही देते हैं, राष्ट्रपति रिजेक्ट नहीं कर सकते। जजेज को कैसे हटाते हैं? पार्लियामेंट से। अभी एक लंबा प्रोसेस है, जरा मैं इसको समझा देता हूं कि ये कैसे होगा। देखो, जज साहब को हटाना है तो लोकसभा में 100 एमपी का हस्ताक्षर चाहिए। इसको प्रोसेस बता रहा हूं कैसे हटते हैं। 100 एमपी का सिग्नेचर चाहिए, तब यह प्रस्ताव शुरू हो सकता है उनके खिलाफ। या राज्यसभा में 50 एमपी का सिग्नेचर चाहिए। किसी भी, पहली बात, किसी भी सदन से आरंभ होगा। अगर लोकसभा से स्टार्ट किया तो 100 एमपी का हस्ताक्षर, और राज्यसभा से आरंभ किया तो 50 एमपी का सिग्नेचर। अगर लोकसभा से आपने शुरू किया तो लोकसभा से स्टार्ट होने के बाद इस पर दूसरा सदन, अगर लोकसभा ने में शुरू किया तो दूसरा सदन किसको कहेंगे? राज्यसभा को। और अगर राज्यसभा में शुरू किया तो दूसरा सदन किसको कहेंगे? लोकसभा को। दूसरा सदन जांच समिति बनाता है। क्या बनाता है? इंक्वायरी कमेटी। क्या कह रहा है संविधान? न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट होगा, और जिस एक सदन में स्टार्ट होगा तो दूसरे सदन का अध्यक्ष इंक्वायरी कमेटी बनाएगा, और इसमें 3 जज होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और बाकी 2 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे। लेकिन कुल मिलाकर जज होंगे कितने? 3। जैसे लोकसभा से शुरू किया तो राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू बनाएंगे जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी, जिसमें 3 जज होंगे। जांच की सूचना जज साहब को 14 दिन पहले दी जाएगी। जज साहब खुद या अपने एडवोकेट के माध्यम से जांच समिति के सामने उपस्थित होंगे। अगर जांच समिति ने आरोप सिद्ध कर दिया तो ये जांच करके ये आरोप अध्यक्ष को दे देगा। उसके बाद दोनों सदनों में मतदान होगा। मान लीजिए एक सदन से पास हुआ, दूसरा सदन से ना पास हुआ, तो जज साहब नहीं हटेंगे। इसलिए उनको हटाने के लिए दोनों सदन से पास होना जरूरी है, वोटिंग, तब राष्ट्रपति का सिग्नेचर। अब कहोगे क्या कोई आज तक हटा? कोई हटा नहीं आज तक, लेकिन 2 नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन 2 नाम? लिखिए। 1991 जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस वी रामास्वामी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उस दौरान उन पर कुछ आरोप लगा था। राज्यसभा से यह प्रस्ताव पास हो गया था। लोकसभा में कांग्रेस ने पूरा सीट ही खाली कर दिया, इसलिए नहीं हटाए गए। क्यों इनको नाम ले रहे हैं?
Motion was introduced in the Rajya Sabha, but it was not passed by the Lok Sabha. So the man was not removed. वो हटाए नहीं गए. लेकिन ये नाम से क्वेश्चन है तो याद रखिएगा. एक और नाम है 2010. अच्छा उनको छोड़िए, इन्हीं को याद रखिए. किस आर्टिकल तक हम पहुंचे हैं? 124 के 4 तक. अब 124 के 5 में आइए. क्या आरोप का आधार क्या है? लिखिए. ग्राउंड फॉर रिमूवल. क्यों हटाइएगा? क्या आरोप? पहला, सिद्ध कदाचार. हिंदी वालों, हिंदी जिंदाबाद, लेकिन बिना अंग्रेजी के मैं लिखता ही नहीं. प्रूव्ड मिसबिहेवियर. उन पर कोई आरोप सिद्ध हो जाए भ्रष्टाचार का, पैसे के दुरुपयोग का, फिनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन का, सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता, इनकैपेसिटी, या वो इस लायक नहीं, काम करने के लायक नहीं, कुछ फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम हो गया, तो इन दो में से किसी एक आधार पे हटाए जाएंगे. कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 124 के 5 में. अब आप आना आर्टिकल 124 के 6 में. 124 का 6. जब आप आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे ना तो एक पॉइंट नहीं छूट सकता है, एकदम चैलेंज है. शपथ ग्रहण, ओथ और अफर्मेशन बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर प्रेसिडेंट. लिखिए, न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के समक्ष. जितना भी जज है, चीफ जस्टिस हो या अदर, सभी के बारे में. अंग्रेजी वाले मीडियम वाले बच्चों, आपसे एक निवेदन है कि लिखते समय एक बात याद रखिएगा. जो शपथ लेता है उसमें बाई लगता है, और जो करवाता है उसमें बिफोर. हिंदी में कहते हैं न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण, और हिंदी में लिखते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के सामने. तो ये अंग्रेजी ध्यान दीजिएगा, ये बाई लगता है, यहां बाई मत लगा दीजिएगा, नहीं तो यही शपथ ग्रहण करने लगेंगे. करवाते हैं राष्ट्रपति. 124 के 6 के बाद 124 के 7 में आते हैं. 124 के 7 में बहुत इंटरेस्टिंग बात. सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं करेगा, वकील नहीं होगा. सोच रहे होंगे पेमेंट नहीं बताया. आर्टिकल आने दीजिए. 125 में पेमेंट है ना, एक पॉइंट छूटेगा नहीं. मैं आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद इंडिया के किसी भी कोर्ट में एडवोकेट का काम नहीं करेगा. हाई कोर्ट में पढ़ाएंगे. हाई कोर्ट का एडवोकेट जब रिटायर होता है तो कहां पर वकालत कर सकता है? कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में या इंडिया के अदर हाई कोर्ट में. अदर हाई कोर्ट का मतलब, मान लीजिए कि आप पटना हाई कोर्ट के जज हैं. आप पटना हाई कोर्ट के जज से रिटायर हो गए तो आप इस हाई कोर्ट को छोड़कर इंडिया के 24 हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं. लेकिन ये कौन कर सकता है? हाई कोर्ट का जज. वो आर्टिकल मैं आगे बताऊंगा. सुप्रीम कोर्ट का जज आफ्टर रिटायरमेंट
इंडिया के किसी भी कोर्ट में एडवोकेट का काम नहीं करेगा। अंग्रेजी लिखता है इसका क्या, इसका इंग्लिश लिखता है, नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड, प्लीड मैंने वकालत करना, इन एनी कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट। अब आ जाइए आर्टिकल जिसके लिए आप बेचैन हो रहे होंगे, 125 सैलरी, वेतन यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलता है 2,80,000, लिख लीजिए आप। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलेगा 2,80,000 और अन्य को, अदर जजेज को 2,50,000 वेतन है पर मंथ। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कहां से मिलता है, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कहां से मिलेगा इनको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको वेतन मिलेगा। संचित निधि हम पढ़ाएंगे आगे। अब कहेंगे आर्टिकल लिख दो, लिख दिया आर्टिकल, तो जो पूछे सो लिख दें, लेकिन अभी आर्टिकल मत लिखो आप, जब ये पढ़ा लेंगे तब लिखना इसको। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको सैलरी मिलती है दोनों को। मुख्य न्यायाधीश एक शरद अरविंद बोबडे को कितना सैलरी मिलता है, 2,80,000। बाकी को कितना मिलता है, 2,50,000। और इनको मिलता है पेंशन, इनको मिलेगा वेतन का आधा, कितना मिलेगा, 1,40,000। और इनको भी मिलेगा वेतन का आधा। लास्ट महीने में जो आपको सैलरी मिलती है, किसी भी जॉब में आप होंगे तो उसका हाफ पेंशन पर मंथ मिलेगा, ये भी उनको वहीं से मिलता है। ये हो गया आर्टिकल 125। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अंग्रेजी वालों, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब मान लो शरद अरविंद बोबडे आज बीमार हो गए, चीफ जस्टिस, मान लो, कल्पना कर लें आप, तो बीमार अगर हो गए तो जो सबसे सीनियर है वो कार्य करने के लिए आ जाएंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते थे आप, प्रिंसिपल साहब नहीं आए तो एक आज भर के लिए प्रिंसिपल, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीमार हैं, कोई और काम कर रहे हैं, अचानक डेथ कर गए, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सबसे सीनियर को बना देते हैं, वो काम करता। अब आ जाओ, आर्टिकल लिखो 127। एक हिंदी में शब्द है तदर्थ, तदर्थ अगर आप नहीं समझते, अस्थाई, अंग्रेजी लिखता हूं मैं, न्यायाधीश, एडहॉक जजेज की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर। सबसे पहली बात कि अस्थाई जज की नियुक्ति क्यों होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा ना हुआ, कोरम, कोरम का मतलब मिनिमम जज होने चाहिए कितने, 6। अगर सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम जज भी नहीं है तो हाई कोर्ट के
जज को, तो हाई कोर्ट के जज को वो लाएंगे और उनको नहीं, जो भी जज के रूप में हैं, दूसरे को लाएंगे जिसकी योग्यता हाई कोर्ट जज के बराबर हो, यानी 10 साल तक जो एडवोकेट रहा हो, और बना देंगे एडहॉक, कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए। और जब ये जज बन जाएगा तो सारी सुविधा, वेतन, पेंशन सब जज वाला, उतना दिन के लिए। ये क्वेश्चन आता है कि ये हमने कहां से लिया है? पूरी जुडिशियरी तो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन एडहॉक जज हमने लिया फ्रांस से। आप चाहें तो लिख लें, और ये सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते। हाई कोर्ट में इनके लिए दूसरा जज कहलाता है, वो अलग टर्म है। सुप्रीम कोर्ट में ही एडहॉक जजेज होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति से, कब? जब कामकाज के लिए कोरम भी पूरा ना हो तब। आर्टिकल 127 के बाद अब जरा आप लिखना कि आर्टिकल 128 क्या है। अनुच्छेद 128 रिटायर्ड जज को बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज। आर्टिकल 128 में रिटायर्ड जज को लाकर कुछ देर के लिए एक्टिंग जज बनाते हैं जब काम का बोझ ज्यादा रहता है तो। और आज की अंतिम बात, एक 129 मामला प्रशांत भूषण साहब एडवोकेट का है, न्यायालय की अवमानना। वो कौन सा आर्टिकल है? 129 लिख दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और इसी में है न्यायालय की अवमानना। दोनों बातें हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, समझाता हूं, और न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जितना भी बहस हो रहा है वो शॉर्ट हैंड पे बैठा व्यक्ति लिखते रहता है। जज साहब जहां बैठे रहते हैं, प्लेटफॉर्म जैसा ऊंचा रहता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, मैं तो काम ही करता हूं। उसके ठीक नीचे एक व्यक्ति बैठा रहता है, शॉर्ट हैंड पे सब कुछ लिखता है। वो जितनी तेजी से जज बोलते हैं वो आराम से लिखता है। ऐसा नहीं कि क्या बोले सर एक बार और बोलिए, ऐसा नहीं। बाद में उस पर बुक्स छपती है जो रिकॉर्ड का काम करती है, और वही रिकॉर्ड बुक में बनती है और वो लेकर के एडवोकेट पहुंचते हैं कोर्ट में। जैसे मान लो कोई केस में बहस चल रहा है और इसी जज ने इसी केस में बेल दिया है और मुझे नहीं दे रहा है, तो मैं 2012 के इसी जज द्वारा दिए गए फैसले का बुक लाऊंगा और बोलूंगा, माय लॉर्ड 2012 में आप ही ने फैसला दिया है, ऑल इंडिया रिपोर्टर वॉल्यूम 3 पेज नंबर 576 चेक कीजिए। और जज वो रिकॉर्ड देखेगा और आपको बिल देगा। तो बुक्स रिकॉर्ड का काम करती है। और अगर न्यायालय के किसी को इंसल्ट कर दिया आपने जज को, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। जो प्रशांत भूषण महान एडवोकेट, उनको मैं बहुत स्कॉलर मानता हूं, उन्होंने कहा दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाइक से घूम रहे हैं और मास्क भी नहीं लगाए हैं, और इसी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस उन पर जो ये मुकदमा हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में नहीं हूं। इतना बोलने का राइट किसी को भी होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्यायालय का अपमान है, अवमानना है। उन पर केस हुआ, उनको कहा गया माफी मांगिए, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये भारत के एक नागरिक का राइट बनना चाहिए। तो कोर्ट के खिलाफ ये बनता है। अब ये तो छोटी छोटी बातें हुई।
अब एक आर्टिकल है 130, लिखिएगा, बहुत जल्दी छोड़ूंगा आपको, बस 10 मिनट में, 5 मिनट में। आर्टिकल 130 में क्या है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का स्थान तो दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जगहें बदलता भी है, बदल सकता है, और आज तक 2 बार बदला है। एक हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहस की है, जगह बनाई है, और एक श्रीनगर में। अब नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे आप? नेक्स्ट डे आप पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियां क्या पढ़ेंगे इसमें? कौन को, बहुत असल चीज अब है, कौन कौन सा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, कौन कौन सा अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, कौन क्रिमिनल केस सुप्रीम कोर्ट में होता है, कौन जमीन का केस सुप्रीम कोर्ट में होता है, कौन कौन केस हो सकता है। तो अगले दिन यहीं से शुरू होगा, और इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, हम पढ़ेंगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, हम पढ़ेंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, और वहां पर ये चैप्टर एंड होगा, और उसी दिन स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट। तो नेक्स्ट अगले 3 दिन मैं आपके साथ नहीं हूं, और लोग हैं, लेकिन उसके बाद मैं 3 दिन क्लास लूंगा, और उसके 3 दिन अगला बार जब मेरा खत्म होगा, नेक्स्ट 1 2 3, ये 1 2 3 हुआ, 4 5 6 जिस दिन खत्म हुआ, उसी छठे दिन 3 घंटा प्रचंड झरोखा में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 100 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और डिस्कस करूंगा। तब आपको मजा आएगा कि जो पढ़ाया सो टकराता है कि नहीं। कब होगा? 3 दिन क्लास लिया, जब भी हमारा 4 5 और 6 दिन क्लास लगेगा, तो जिस दिन ये होगा उसी दिन नाइट में प्रचंड झरोखा में 3 आवर्स, या इसके बाद मैं जब भी लूंगा क्लास तो 3 आवर्स का डिस्कशन, पीडीएफ क्वेश्चन के आपको पहले भेज दिया जाएगा, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्वेश्चन भी टाइप्ड रहेगा, और मैं डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर। लेकिन पहले पढ़ा तो लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं। और नेक्स्ट डे कहां से पढ़ेंगे आप एकदम नोट करके रखना, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज यहीं तक, और क्या बोला मैं, 3 दिन और पढ़ाएंगे, फिर 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एकदम मेरा वादा है आपसे। क्वेश्चन सीरीज में आएगा, हिंदी मीडियम में भी है और अंग्रेजी में भी, दोनों मीडियम में रहेगा क्वेश्चन। तो आज यहीं तक, मुस्कुराते रहिए, और बहुत आगे जाएंगे आप। दोस्त बनाइए, रात भर पढ़िए, रात भर पढ़ने से कोई नहीं थकता है, इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़िए। मेरा एक टीचर के नाते मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑल द बेस्ट। तब तक